हेलो फिन फार्मर्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आपके अपनी क्रिप्टो चैनल फिन फार्म में आप सभी का स्वागत है। अब मैं यहाँ पर Ryzen 7 5800X से माइनिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये CPU मार्केट रेट्स पे करेंटली 25,000 का है। अब ये 25,000 मैंने यहाँ पर खर्च करने के बाद ये CPU मुझे करीबन 8,500 की हैश रेट दे रहा है रैंडम एक्स एल्गोरिदम पे, एंड हर घंटे 100 वॉट्स कंज्यूम कर रहा है। तो अब आज का हमारा क्या टारगेट है, हमें सिर्फ इस CPU के बजट में एक पूरी CPU माइनिंग रिग बनानी है। ठीक है, अगर मैं CPU की बात कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पे लिक्विड कूलिंग लग रखी है, रैम लग रखी है, SSD लगी हुई है, मदरबोर्ड लगा हुआ है, तो ये सारी चीज़ें भी कॉस्टिंग ऐड कर रही हैं। लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि हमें सिर्फ इस 25,000 रुपये में एक पूरी की पूरी CPU माइनिंग रिग बनानी। तो तैयार है आप सब? चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम सबसे पहले पार्ट्स जान लेते हैं कि हमें कौन कौन से पार्ट्स की ज़रूरत होगी एक CPU माइनिंग रिग बनाने के लिए, और वो भी 25,000 के बजट में। तो मैंने जैसा बताया Ryzen 7 5800X करेंटली 25,000 रुपये का है। तो सबसे पहला मेन पार्ट आता है CPU माइनिंग करनी है। CPU कौन सा सिलेक्ट करना है? मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ Ryzen 5 3600, क्योंकि Ryzen 5 36 की 100 की कोर परफॉर्मेंस माइनिंग में Ryzen 9 से भी अच्छी है। ठीक है, तो मैं Ryzen 5 3600 करने वाला हूँ। एंड हैरानी की बात यह है, काफ़ी बजट फ्रेंडली CPU है, 10,500 रुपये में मिल रहा है अमेज़ॉन पे। ठीक है, तो अब हमने CPU सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैं कैलकुलेटर खोल रहा हूँ, तो 10,500 यहाँ पर हम डाल चुके हैं। अब आगे इसमें एडिशंस करते रहेंगे। अब इसके बाद हमें मदरबोर्ड कौन सा सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैं वैसे यूज़ कर रहा हूँ Asus का A520 मदरबोर्ड, बट अभी ये अमेज़ॉन पे आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है। एंड अगर आपका बजट पूरा 25,000 ही है तो ये मदरबोर्ड मत लेना, क्योंकि अगर हम ये वाला मदरबोर्ड लेते हैं तो हम बजट के थोड़ा बाहर चले जाएंगे। मैंने ये मदरबोर्ड क्यों सिलेक्ट किया मैं बता देता हूँ। इसमें ना 3 ग्राफिक कार्ड के पोर्ट्स हैं, तो अगर मैं इस मदरबोर्ड में ग्राफिक कार्ड और ऐड करना चाहता हूँ, एक एक्स्ट्रा, यूजुअली 2 ही होते हैं, तो इसमें मैं एक एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड ऐड कर सकता हूँ। एंड सिर्फ यही मेरा एक मेन चीज़ थी इस मदरबोर्ड को सिलेक्ट करने के लिए। अगर आपका बजट स्ट्रिक्ट है तो आप यहाँ पर यूज़ करना A320 मदरबोर्ड। ये A550 है तो A320 मदरबोर्ड ये अमेज़ॉन पे। MSI का यूज़ करना है। MSI का वैसे ज़्यादा अच्छा है, A5400 का मिल रहा है। MSI का ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप A320 सीरीज़ में जा रहे हैं। आसूस से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी यहाँ पे MSI की है, इवन गीगाबाइट से भी। तो अगर आप यहाँ पर Asus का सिलेक्ट करें, वैसे गीगाबाइट का आपको डेफिनेटली शायद इससे 400-500 कम में मिल जाएगा, बट अगर मैं यहाँ पर गीगाबाइट का भी लेकर जा रहा हूँ, वो सॉरी MSI का भी लेकर जा रहा हूँ, तो 5400, तो अब हमारे पास 15,900 रुपये खर्च हो चुके हैं। ठीक है, अब 15,900 के बाद हमारे पास मदरबोर्ड आ गया, हमारे पास CPU आ गया, हमें रैम की रिक्वायरमेंट है और SSD की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, रैम के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ क्रूशियल की 32 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, 1710 रुपये की, एंड 8 GB है। हम बजट कंस्ट्रेंट में है तो मैं यहाँ पर 2 स्टिक्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ। रैम की सिर्फ 1 स्टिक मोर देन इनफ है, क्योंकि मुझे CPU माइनिंग ही करनी है। एंड अगर ग्राफिक कार्ड्स भी अटैच मैं कर रहा हूँ तो 8 GB की रैम इज़ मोर देन इनफ। एंड अगर मुझे फ्यूचर में ऐड ऑन करना पड़ेगा तो मैं एक और रैम स्टिक ऐड कर सकता हूँ, इसलिए मैं 2 4 GB की लेने के बजाय सिर्फ एक 8 GB की ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1710 रुपये की अमेज़ॉन पे मिल रही है प्लस 1710। ठीक, तो अब हम 17610 पर पहुँच चुके हैं। अब SSD की बारी। अब अगर मैं SSD पे आ रहा हूँ तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ कंसिस्टेंट की इससे सस्ती SSD मुझे 120 GB में अमेज़ॉन पे में नहीं मिली। एंड इसकी खास बात ये बताता हूँ, मैंने जस्ट अभी वीडियो बनाने से पहले ही ध्यान दिया, मेड इन इंडिया। ठीक है, बाकी सारी आपको चाइनीज़ मिलेंगी, बट ये मेड इन इंडिया है एंड सबसे सस्ती भी थी, बजट कंस्ट्रेंट भी है, मेड इन इंडिया भी है, तो वाई नॉट। ठीक है, तो मैं यही यूज़ करने वाला हूँ। तो 775 इसमें हमें और ऐड ऑन करने हैं, 775। ठीक है, तो अब हमारा बजट पहुंच चुका है 18,000, ऑलमोस्ट 18,500 ही हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। Ryzen 5 3600 CPU सिलेक्ट करने के बाद Ryzen 5 3600 ना आपका डिस्प्ले सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको एक अलग ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट होती है डिस्प्ले देने के। अगर आपके पास कोई भी पुराना ग्राफिक कार्ड है, बेशक से आधी GB का क्यों ना, 512 MB के भी ग्राफिक कार्ड आते हैं आज की डेट में, चलो 16 GB के भी आ रहे हैं, बट हाँ 512 MB का भी ग्राफिक कार्ड आता है, 1 GB का भी आता है, 2 GB का भी आता है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी ग्राफिक कार्ड हो ना तो आपको डिस्प्ले मिल सकता है। ठीक है, Ryzen सीरीज़ में जिसमें G नहीं होता ना प्रोसेसर्स के आगे, वो यूजुअली आपको डिस्प्ले नहीं देते। ठीक है, इवन ये Ryzen 7 5800X भी है, ये भी आपको बिना ग्राफिक कार्ड की डिस्प्ले नहीं देता है। तो Ryzen CPUs आप जब भी ले रहे हो एंड अगर वो ग्राफिक्स मॉडल नहीं है, ठीक है, उसके कोई प्राइमरी ग्राफिक्स नहीं है, तो आपको एक ग्राफिक कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो सिंस हम एक CPU माइनिंग रिग बना रहे हैं,
बजट कंस्ट्रेन भी है, तो अगर आप 512 MB का भी ग्राफिक कार्ड लेते हो, वैसे वो आपको 900 रुपये के आसपास मिल जाता है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट आई स्टिल रिकमेंड कि आप एटलीस्ट 1 GB का ग्राफिक कार्ड लेना है ना, बेशक से आप 2 GB का मत लो। एंड अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ तो 2 GB के ग्राफिक कार्ड इज़ अराउंड 2300, ठीक है। जैसे जियोनिक्स, चलो जियोनिक्स का तो मैं नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ, बट अगर आप जैसे गीगाबाइट के भी सर्च करो तो 3700 के अराउंड हो गए, ठीक है। एंड इसमें यार कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको Asus का ही लेना है, आपको गीगाबाइट का ही लेना है, आपको सिर्फ एक डिस्प्ले के लिए चाहिए। इवन अगर मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूँगा तो आई गेस एक बायोस्टार कंपनी का भी तो मैंने चेक करा था, मुझे याद नहीं आ रहा इसमें होगा या नहीं होगा। ये रहा बायोस्टार का सेम वही मॉडल जो हमने ऊपर देखा, 1 GB का ग्राफिक कार्ड है, तो 2300 का। एंड मुझे यहाँ पर दिखा भी रहा है कि अगर मैं ये कूपन यूज़ करता हूँ तो 148 रुपीज़ और कम हो जाएंगे। तो चलो मैं इसको 2300 ही मान लेता हूँ। जैसे अगर आप सेकंड हैंड भी लेते हो ना, तो आपको 1 GB का ग्राफिक कार्ड 1000-1200 रुपये के आसपास मिल जाएगा, और 2 GB का आपको 2000 के आसपास मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर चलो इसको 2300 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब हमारा बजट में हम ऑलमोस्ट 21,000 क्रॉस कर चुके हैं। 25,000 का बजट था, अभी भी हमारे पास 4 चीज़ें रह रही है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी तक हमने नहीं खरीदी। हमने सारे पार्ट्स ले लिए, बट उन सारे पार्ट्स को चलाने के लिए हमें एक पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है, जो अभी तक हमने देखी नहीं। तो अब पावर सप्लाई, अब आपकी CPU माइनिंग रिग, राइट। तो CPU माइनिंग रिग के लिए छोटी छोटी पावर सप्लाईज आती है 450 वॉट्स की, 600-700 रुपये की, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ज़्यादा अच्छी पावर सप्लाई चाहिए, तो मैं यहाँ पर सर्च ही कर लेता हूँ 450 वॉट्स पावर सप्लाई। ये ग्राफिक कार्ड क्यों दिखा रहे हैं मुझे? ओह, मैं ग्राफिक कार्ड्स में सर्च कर रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। जैसे जेब्रॉनिक्स की दिख रही है 640 रुपीज़ की, हम अपनी रिग को पावर करने के लिए यही 640 की यूज़ कर सकते हैं। अगर आप 2 GB तक का ग्राफिक कार्ड ले रहे हो, 2 GB का भी ग्राफिक कार्ड ये पावर सप्लाई सपोर्ट कर देगी। बट अगर आपके पास कोई पुराना ग्राफिक कार्ड है, इससे हायर एंड मॉडल है, या आप प्लान करो कि नहीं मैं एक ही बार थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा करके एक बढ़िया पावर सप्लाई ले लेता हूँ कि अगर मैं कोई बढ़िया ग्राफिक कार्ड भी लगा रहा हूँ वो भी पावर हो जाए, तो हमें पावर सप्लाई चेंज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे गीगाबाइट ही यूज़ करूँगा वैसे पावर सप्लाई, गीगाबाइट का 450 वॉट्स का वर्जन ब्रोंज, ठीक है। ब्रोंज वैसे आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता एक नॉर्मल पावर सप्लाई में और एक ब्रोंज पावर सप्लाई की पावर कंजम्पशन में, क्योंकि जब आप पावर सप्लाई चेंज कर रहे हो, जैसे आप ब्रोंज से जा रहे हो, गोल्ड जा रहे हो, प्लैटिनम जा रहे हो, तो डेफिनेटली आपको प्लैटिनम पे बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है आपकी पावर कंजम्पशन कितनी हो रही है, क्योंकि प्लैटिनम आपका 40% तक इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस कर देती है अगर हाँ टेम्परेचर्स नॉर्मल हो। लेकिन अभी जैसे गर्मियाँ आ रही है तो फिर आप कोई भी पावर सप्लाई ले रहे हो, लगभग इलेक्ट्रिसिटी सबने सेम ही कंज्यूम करनी है अगर आप टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर रहे हो। मैं यहाँ पर गीगाबाइट की 450 ब्रोंज यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसमें जो ग्राफिक कार्ड कनेक्ट करूँगा वो RX 570 होगा, 8 GB वाला मॉडल। तो उसके लिए हमें एक 450 के ब्रोंज मॉडल चाहिए होगा ताकि हम उसको सपोर्ट कर सकें, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्राफिक कार्ड वही 1 GB का लगा रहे हो, 2 GB का लगा रहे हो, बजट के अंदर रहना है, 650 वाली पावर सप्लाई यूज़ करना। अभी मैंने 2 GB का ही ग्राफिक कार्ड जोड़ रखा है, तो मैं 640 की ही पावर सप्लाई कंज्यूम कर रहा हूँ, तो 640। अब हमारे हो गए 21325 एंड अभी भी हमारे ऑलमोस्ट 4000 रुपये बच रहे हैं कि हम 4000 रुपये और खर्च कर सकते हैं। तो अब हमारे पास सारे कंपोनेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। सारे कंपोनेंट्स मैं पहले ही ऑर्डर कर चुका हूँ एंड अब हमारा जो एग्जैक्ट खर्चा आ रहा है दैट इज़ 21325। अब इस 21325 में अगर मैं कुछ कनेक्टिंग वायर्स भी लेता हूँ, ठीक है, मैं स्विचेस भी लेता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रुपये इससे ऊपर का खर्चा नहीं जाएगा। मतलब मेरी 21,500 में पूरी की पूरी एक CPU माइनिंग रिग तैयार हो जाएगी। तो अब हम कंपोनेंट्स यहाँ पर ले चुके हैं, अब हमारा मेन टास्क क्या है, अपनी माइनिंग रिग असेंबल करने का। तो चले टेबल पर चलते हैं जल्दी से असेंबलिंग करने के लिए, यहाँ पर असेंबलिंग हो नहीं पाएगी। FinFarmers, अब हमारे पास सारे कंपोनेंट्स अवेलेबल है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर CPU कनेक्ट कर दिया था Ryzen 5 3600 एंड अगर आप ये मदरबोर्ड देखोगे तो मदरबोर्ड है A520M। वैसे अगर आप A320 परचेज़ नहीं करते MSI का जो 5400 का हमने बजट में लिया है, एंड अगर आप A520 बाय करोगे तो वो 7000-8000 के बीच में ही आएगा, तब भी आप हमारे 25,000 के बजट के बाहर नहीं होगे, बस आपको एक ग्राफिक कार्ड का पोर्ट एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बट अगर आपका ये मेन एम नहीं है कि आपको 3 ग्राफिक कार्ड लगाना है, शुरुआती करनी है, तो 2 भी बहुत है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 2000 रुपये भी एक्स्ट्रा फूकने एक मदरबोर्ड के लिए। तो Ryzen 5 3600 मैं कनेक्ट कर चुका हूँ एंड इस पर यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रीट ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड।
ठीक है, तो बिना ग्राफिक कार्ड के ये प्रोसेसर आपको डिस्प्ले नहीं दे सकता। वापस फोकस करते हैं। अब हमारा मेन काम है, CPU लग चुका है, रैम भी लगा देते हैं। हमारी क्रूशियल की 8 GB की रैम अवेलेबल है। रैम लग गई है, लॉक की आवाज़ आ गई है, तो रैम हमारी फिट हो चुकी है। ठीक है, अब बारी है हमारी SSD की। SSD को कनेक्ट करना है, इसमें लिखा हुआ है वैसे मेड इन इंडिया। ठीक है, फोकस नहीं ले रहा है कैमरा। ठीक है, फोकस ले लिया, मेड इन इंडिया। अब कनेक्ट करने के लिए वैसे मैं इसमें सिर्फ वायर लगा के तो रख रहा हूँ। ठीक है, बट मैं इसको अभी कनेक्ट नहीं करूँगा। ये वायर लग गया, बट मैं इसे अभी मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं इसको इनिशियल पावर दूंगा ना, मैं नहीं चाहता SSD कनेक्टेड रहे। जस्ट मुझे पहले ये चेक करना होगा कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं। तो SSD इसलिए मैं सबसे लास्ट में कनेक्ट करूँगा। तो अब मेरा काम है, CPU लग गया है, रैम लग गया है मदरबोर्ड में। अब मेरा काम है यहाँ पर पावर सप्लाई कनेक्ट करने का। यहाँ से पावर सप्लाई करने निकाल लेता हूँ। ये गीगाबाइट की 450 वॉट्स ब्रोंज वर्जन SSD में सॉलिड कर देता हूँ। तो हमारा सबसे पहले है, हमें CPU को पावर देनी है, तो CPU के लिए हमें 24 पिन कनेक्टर लगाना पड़ेगा। ठीक है, CPU के लिए हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हमें देनी है फैन को पावर। मैं फैन के लिए यहाँ से वायर्स निकाल रहा हूँ, तो बॉक्सेस तब तक साइड कर देता हूँ जगह पे, कि हमारी मेन टेबल खाली हो जाए एंड हम बहुत ईजी सारा काम कर सकें। लेकिन आपकी केबल मैनेजमेंट ना बहुत ज़्यादा मायने रखती है जब भी आप अपनी रिंग्स बिल्ड कर रहे हो। अब जैसे मुझे ग्राफिक कार्ड की वायर मिल गई है, तो मैं ग्राफिक कार्ड की वायर को अलग कर दूंगा ताकि ये बाद में मैं यूज़ कर सकूं। एंड जो केबल्स मेरी यूज़ में नहीं होंगी, मैं उनको अलग टाई कर दूंगा ताकि वो बीच में आके बार बार अड़ती ना रहे। मैं केबल्स वैसे सारी शॉर्ट कर चुका हूँ। अब जिन केबल्स की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है अभी करंटली, मैं उनको अलग अलग कर रहा हूँ, पीछे की तरफ फेंक रहा हूँ। अगर आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, जैसे ये केबल है मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको उस तरफ कर रहा हूँ ताकि बाकी केबल्स के बीच में ना आए। ये रहा मेरा CPU का भी कनेक्टर। CPU का यहाँ पर 8 पिन जाता है, डिपेंडिंग अपॉन आप शायद A20 मदरबोर्ड ले रहे हो तो उसमें 4 पिन होता है, इसमें 8 पिन है। तो मैं जस्ट यहाँ पे 8 पिन वाला कनेक्टर लगा दूंगा। ठीक है, तो अब लग गया है। तो अब हमारे पास मदरबोर्ड की भी पावर आ गई है, हमारे पास CPU फैन की भी पावर आ गई है। अब मेन काम आ जाता है ग्राफिक कार्ड कनेक्ट करने का एंड ग्राफिक कार्ड को पावर देने का। तो एक ही मैं ग्राफिक कार्ड लगा रहा हूँ, तो मैं ग्राफिक कार्ड में पहले पावर केबल अटैच कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आए। तो अब जो RX 570 या नाइट्रो प्लस मॉडल है, तो कनेक्टर लग गया है। अब बस मुझे ग्राफिक कार्ड मदरबोर्ड के साथ अटैच करना है, तो मेरी पावर रेडी हो जाएगी, मतलब मेरी रिग तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी तक मैंने इसमें SSD लगाई नहीं है। ये जैसे ही मैं इसमें SSD लगाऊंगा, पावर उसके बाद ही आएगी। जैसे मैं अभी ग्राफिक कार्ड अगर लगाऊंगा ना, टेबल से थोड़ा ऊंचा उठ जाएगा, क्योंकि जब आप CPU में बिल्ड करते हो ना, तो नीचे स्पेस होती है ताकि ग्राफिक कार्ड की ये चीज़ निकल सके। अब जैसे मैं इसको रखूँगा तो ग्राफिक कार्ड थोड़ा ऊंचा ही रहेगा। ठीक है, एंड वैसे रिग को हार्म कर सकता है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप अपनी रिग बिल्ड कर रहे हो एंड पावर देने में इशू आ रहा है, तो सबसे पहले आप क्या चीज़ चेक करना, आपके मदरबोर्ड में एक ऑप्शन होगा जिसमें लिखा होता है पावर, LED माइनस, पावर, STD, रीसेट। नहीं भी मिल रहा है, एक बार अपने मदरबोर्ड का मैनुअल गाइड पढ़ सकते हो, आपको उसमें मिल जाएगा। अब वो यूजुअली सारे मदरबोर्ड्स में कैसा होता है, ऊपर आपको 4 पिन्स मिलते हैं, नीचे 5 पिन्स मिलते हैं। 5 के जो लास्ट वाले पिन की ऊपर वाली जगह होती है ना, वो एम्प्टी होती है। तो अब मेरे मदरबोर्ड के हिसाब से पावर देनी है तो मुझे इन 4 पिन्स में देनी है, और वो भी लास्ट की 2। तो जब मैं अपना पावर सप्लाई को मेन से कनेक्ट करूँगा, तो बस मुझे इन 2 वालों को ना साथ में शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए मतलब मुझे कनेक्शन कंप्लीट करना है, तो मैं या तो अपने नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से भी कर सकता हूँ, जैसे मेटल की ये पिन कॉन्टैक्ट में इलेक्ट्रिसिटी सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो मदरबोर्ड में पावर आ जाए। या तो दूसरा ऑप्शन ये है जो मैं आपको स्विच का बारे में बता रहा था अभी, तो ऐसे स्विचेस आते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं आते, 80 या 100 रुपये का ही आता है। ठीक है, तो ये स्विचेस ले लेना, और ये स्विच का एक पोर्शन इन्हीं 2 पिन्स पे कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही इन 2 पे मैंने लगा दिया, ठीक है, अब ये मेरा स्विच लग गया है। ये जैसे ही मैं इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट करूँगा, तो जस्ट मुझे अब इस पर क्लिक करना है एंड इसमें पावर आ जाएगी।
तो अब मैं इसको मेंस में लगा रहा हूँ, पावर दे रहा हूँ एंड मुझे ये चेक करना है कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है। डिस्प्ले आ जाता है तो बस मैं इसमें विंडोज़ डाल के सारे माइनिंग सॉफ्टवेयर डाल दूंगा, फिर चेक करते हैं हमारे पास क्या हैश रेट आ रहा है और हम ये 25,000 रुपये कितने टाइम में कवर कर सकते हैं। ऑलराइट इन्फॉर्मर्स, मैंने विंडोज़ इंस्टॉल कर दी है, मैंने सारे माइनिंग सॉफ्टवेयर्स भी डाल दिए हैं। करेंटली मैं इससे एक्सटैक माइन कर रहा हूँ, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करते ही मेरा हैश रेट ड्रॉप हो गया है, 5600 तक आ गया है। वैसे मुझे 6000 का हैश रेट मिल रहा था, तो सिर्फ 400 हैशेस ही डाउन हुए हैं एंड मेरी पावर कंजम्पशन भी 2 से 3 वॉट से इंक्रीज हो गया। अभी 66 वॉट्स पे थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने का तो ऑलमोस्ट 69 वॉट्स पे पहुँच गई है। एंड जो मेरा करंट टेम्परेचर है 85 डिग्री सेल्सियस का है, तो CPU ठंडा ही काम कर रहा है। 85 डिग्री सेल्सियस इस CPU के लिए ज़्यादा गर्म नहीं है। अगर 92, 93 इस टेम्परेचर पे हो रहा होता तो वो थोड़ी दिक्कत की बात होती, ठीक है। तो मैं एक्सटैक माइन कर रहा हूँ, तो जल्दी से अब हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं कि जो हमने 21,000 खर्च करे हैं वो हम कितने टाइम में रिकवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सटैक दिखा देता हूँ। एक्सटैक का प्राइस वैसे पिछले 1 महीने में अप्रिशिएट ही होता जा रहा है। अगर आप फिनफार्म के वीडियोस पहले से ही फॉलो कर रहे थे तो हमने एक्सटैक के माइनिंग ट्यूटोरियल आज से 2 महीने पहले डाला था। तो अगर आपने 2 महीने पहले एक्सटैक की माइनिंग शुरू कर दी होती तो आपके प्रॉफिट्स अब तक डबल हो चुके होते, क्योंकि इसका प्राइस भी ऑलमोस्ट डबल हो गया। हमने जब माइन करना शुरू किया था 0.012 था एंड ये 0.022 तक पहुँच गया था, ठीक है। अब थोड़ा सा वैसे नीचे हुआ है, बट जिस हिसाब से इसमें डेवलपमेंट्स चल रही हैं तो एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट हो सकता है इसके प्राइजेस अप्रिशिएट कर जाए। नहीं भी करते तो अभी भी हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो सबसे पहले कैलकुलेटर खोल लेते हैं। मैं अभी करेंटली इस स्पीड पे मतलब 6000 हैशेस पे 30 एक्सटैक माइन कर रहा हूँ एंड अभी एक एक्सटैक का जो प्राइस है दैट इज $0.01936, तो $0.01936 और डॉलर हमारा चल रहा है अभी करेंटली 84 रुपीज़ पे आई गेस, तो 84, तो मतलब मैं एक दिन के ऑलमोस्ट 49 रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 49 का मेरा सिर्फ रेवेन्यू है, लेकिन हमें अपनी एग्जैक्ट प्रॉफिट भी निकालना है। तो अगर मैं देखूँ तो मेरा CPU जो है वो 68 वॉट्स कंज्यूम कर रहा है, बट सिर्फ CPU नहीं, CPU का फ़ैन भी पावर कंज्यूम करता है, वैसे ज़्यादा नहीं करता। जो Ryzen 5 3600 के साथ आपको कूलर मिलता है वो 1.8 वॉट्स कंज्यूम करता है। मैंने फ़ैन को थोड़ा सा हाई स्पीड पे इंक्रीज़ कर रखा है, मतलब जो इसकी मैक्सिमम लिमिट है उस पर काम कर रहा है, तब ये टेम्परेचर मेरा डाउन रखा हुआ है इसने, बट मैक्सिमम पे चलाने पे भी ये सिर्फ 2 वॉट्स ही कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं अपना कैलकुलेट करूं तो 68 चल रहा है, तो 70 वॉट्स की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है पर आवर, ठीक है। तो मतलब वॉल से करीबन 75 से 80 वॉट्स खींच रहा होगा। तो मैं 80 वॉट्स पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी जब वो वॉल से खींचता है तो उसी में ही यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो एक बार वापस से कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो अगर हम 0.80 वॉट्स कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारे 0.08 हो गया, तो 0.08 इंटू में 24 मतलब 1.92 यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं एक दिन के। एंड मेरे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है 6 रुपीज़ का, तो मतलब ये 11.52 की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है पर डे। एंड जो मेरा रेवेन्यू है पर डे का वो ऑलमोस्ट 49 है, तो 49 माइनस 11.52 मतलब मैं एक दिन में 37.48 का प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ। अगर एक्सटैक का प्राइस कांस्टेंट रहता है, एक्सटैक का प्राइस अप्रिशिएट करता है, तो डेफिनेटली मेरे प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे। बट अभी मैं यही अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 37.48 एग्जैक्ट यही प्रॉफिट रहने वाला है। तो 21,000 को हमें डिवाइड करना है 37.48 से, तो ये हमारे आ गया 560 डेज, ठीक है। अब इसको ईयर में कैलकुलेट करना है तो दोबारा से डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 365। तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरे 1.5 साल में, अगर मैं अपनी माइनिंग रिग को 24/7 रन कर रहा हूँ, तो मैं पूरे 1.5 साल में अपनी सारी कॉस्ट कवर कर लूँगा इलेक्ट्रिसिटी पे करने के बाद। एंड 1.5 साल के बाद मेरा एक्चुअल कैश फ्लो शुरू हो जाएगा। वैसे माइनिंग में 1.5 साल एक बहुत ही अच्छा नंबर है, क्योंकि ऑन एवरेज आपको 1.5 से 2 साल ही रखते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स कवर करने के लिए, एंड एक्चुअल प्रॉफिट्स आपको 1.5 से 2 साल के बाद ही शुरू होते हैं। तो 1.5 साल एंड आपका शुरुआती इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी काफ़ी कम है, तो 1.5 साल काफ़ी बढ़िया नंबर है शुरुआत करने के लिए। तो फिनफार्मर्स, हमने अपने 25,000 के बजट में एक पूरी की पूरी माइनिंग रिग तैयार कर दी है। एंड अब यहाँ तक पहुँच चुके हो तो एक बेनिफिट और, एक्सटैक, अगर आप एक्सटैक ही माइन करते हो तो एक्सटैक अभी सिर्फ कॉइनएक्स एक्सचेंज पर ही लिस्टेड है। अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक से साइन अप करते हो तो कॉइनएक्स पे आपको अप टू 20% ऑफ मिल जाएगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉर एवर।
एंड साथ ही साथ जो हमने चीज़ें यूज़ करी हैं सबकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। ऑलराइट फिन फार्मर्स, अब वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को बिना लाइक करे नहीं जाना है और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।